हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे +1 क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज़ द मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स की मैकेनिक्स को हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो द फर्स्ट टॉपिक इज़ इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर। इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। किसी सॉलिड का इलास्टिक बिहेवियर और प्लास्टिक बिहेवियर, इसका मीनिंग क्या है पहले ये समझेंगे हम। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? अगर हमने किसी सॉलिड को डिफॉर्म किया विद सम एक्सटर्नल फोर्स एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स, अगर उस सॉलिड ने अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लिया, ओरिजिनल शेप में आ गया आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड, तो उसके बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक बिहेवियर। बट अगर सॉलिड पे हमने एक फोर्स लगाई, और आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड उसने अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बिहेवियर। तो इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर एक सिंगल सॉलिड दिखाता है और हमने उसकी कर्व को बनाएंगे और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व उस कर्व को बोलते हैं। वहां पर हम समझेंगे कि इलास्टिक बिहेवियर कब तक था और प्लास्टिक बिहेवियर कब तक था। तो अभी हम पहले समझते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। जब किसी हम सॉलिड को डिफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होती है टू द डिफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस टू द डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया। इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सॉलिड बार है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए ए है और उसको मैंने पी लोड लगाया दोनों तरफ से, और उसकी वजह से उसके अंदर इस सेक्शन पे, एक वर्टिकल सेक्शन पे एक रेजिस्टेंस डेवलप हुई। अगर हम इस पोर्शन को ही कंसिडर करें तो उस रेजिस्टेंस को पर यूनिट एरिया पे अगर हम सोल्व कर लें, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। एंड दिस इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन शुड बी इक्वल टू द लोड अप्लाइड अप। सो लोड अपॉन एरिया इज द स्ट्रेस। लोड अपॉन एरिया क्या है? स्ट्रेस। और स्ट्रेस के यूनिट्स प्रेशर वाले ही होंगे, पास्कल होंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे, और इसके और यूनिट्स हम एक यूज करते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेकेंड टर्म इज द स्ट्रेन। जब हमने किसी सॉलिड को डिफॉर्म करेंगे तो उसकी डायमेंशंस चेंज होंगी, मींस उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट चेंज होंगे। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन मींस इसकी सपोज इसकी लेंथ पहले थी l और चेंज होके इसकी लेंथ बन गई l प्लस डेल्टा l आफ्टर द डिफॉर्मेशन होने के बाद, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू दी स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं E से। तो दिस इज अ स्ट्रेस, दिस इज अ स्ट्रेन। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन के तरीके से स्ट्रेस हो सकती है और स्ट्रेन हो सकती है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ द स्ट्रेस इज द नॉर्मल स्ट्रेस, एंड ये प्रोड्यूस करेगी बॉडी में नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस क्या पैदा करेगी? नॉर्मल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस इज ऑफ टू टाइप्स, टेंसाइल और कंप्रेसिव, एंड नॉर्मल स्ट्रेन इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स, टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो हमने ऊपर केस किया, ये टेंशन का केस है, टेंसाइल का केस है। अगर हम किसी मटेरियल को कंप्रेस कर रहे हैं तो वो कंप्रेशन का केस होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा नॉर्मल स्ट्रेस का? अप्लाइड लोड बाय एरिया इन बोथ द केसेस, आइदर टेंशन और कंप्रेशन। इन केस ऑफ कंप्रेशन देयर इज ए डिक्रीज इन लेंथ, सो L माइनस डेल्टा L होगी, बाद में लेंथ, फाइनल लेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेन तो ये हमने यहाँ पर जो बोली थी वो टेंसाइल स्ट्रेन ही है। कंप्रेसिव स्ट्रेन इज आल्सो इक्वल टू द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये था हमारा टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेन। और अब एक और टाइप है स्ट्रेस की, दैट इज द शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन, तो बेसिकली स्ट्रेस की यही टाइप होती हैं, नॉर्मल एंड शियर, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस क्या चीज़ है? जैसे हमने एक बॉडी है हमारे पास, मान लीजिए ये बॉडी है, यहाँ पर ये बॉडी फिक्स्ड है, ये बॉक्स है एक, ये नीचे फिक्स्ड है ऐसे ग्राउंड पे।
तो मैंने यहाँ पर एक फोर्स लगाई, इसके P फोर्स, इसके ये वाले एरिया A पे, तो उसकी वजह से ये बॉक्स डिफॉर्म होके कुछ ऐसा बन गया, ये डिफॉर्म होके इसकी कुछ शेप ऐसी बन गई, ये डिफॉर्म्ड स्टेट है बॉक्स की। तो ये डिफॉर्मेशन को कौन रेसिस्ट करेगा, कौन सा एरिया रेसिस्ट करेगा, ये वाला एरिया, मींस जो जो टेंजेंशियल एरिया है ये इसको डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा। और इस फोर्स को बढ़ाने से कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के ये वाले बॉन्ड हैं। तो अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो एक मॉलिक्यूल को ऐसे हम खींच रहे हैं और नीचे वो फिक्स्ड है, तो ये वाले बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे, इसको ही हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस आना। तो शेयर स्ट्रेस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस टू दिस डिफॉर्मेशन। ये जो पी लोड हमने लगाया इसके अगेंस्ट एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। बट यहाँ पर ये एरिया कौन सा है, टेंजेंशियल एरिया है। यहाँ पर ये एरिया कौन था नॉर्मल एरिया था। यहाँ पर एरिया कौन सा है, टेंजेंशियल एरिया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी के पैरेलल वाला एरिया है ये, ठीक है जी। तो रो आर अपॉन ए इज द shear stress where r is equal to the load, तो लोड अपॉन एरिया, बट ये एरिया कौन सा है यहाँ पर, ये ऊपर वाला एरिया टेंजेंशियल एरिया है। तो इस केस में बॉन्ड ब्रेक इस तरह से हो गए, और ऊपर वाले केस में ऐसे हम खींच रहे थे, ये मॉलिक्यूल में बॉन्ड था, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये है फ़र्क दोनों में। शेयर स्ट्रेन किसके इक्वल होगी, शेयर स्ट्रेन इज द, अगर ये डिमेंशन h है और डेल्टा h इज द डीफॉर्मेशन, डेल्टा h इसके ये जो डीफॉर्मेशन आ गई है, इतना ये बेंड कर गया है अपनी पोजीशन से, सॉरी डिस्प्लेस कर गया है अपनी पोजीशन से, तो डेल्टा h बाई एच इज द शेयर स्ट्रेन, डेल्टा h बाई एच इज द शेयर स्ट्रेन। तो नेक्स्ट इसके टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में क्या बोला गया था, हुक्स लॉ ने कहा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है स्ट्रेन के। तो हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी की हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट हमको कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये 3 टाइप के होते हैं आगे, यंग्स मॉडुलस, shear modulus, shear modulus, modulus of rigidity, modulus of elasticity and bulk modulus। यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। तो इन तीनों मॉडुलस को भी अब हम स्टडी करेंगे। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कांस्टेंट विच इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हमने कर लिया। पहले हम यहाँ पर अभी यंग्स मॉडुलस की बात करेंगे। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू दी, इसको ई और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। दैट मीन्स स्ट्रेस है जो 2 टाइप की हो सकती है, टेंसाइल और कंप्रेसिव, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेन हो सकती है। नेक्स्ट वन इज द शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस को हम सी और जी से रिप्रेजेंट करते हैं। शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू द शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ये जो फाई है ये शेयर स्ट्रेन है, डेल्टा एच बाई एच वाली शेयर स्ट्रेन। तो शेयर मॉडुलस इज द शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो अब ये बल्क मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस को समझने के लिए हम एक बॉल कंसीडर करते हैं जिसका वॉल्यूम V है। हमने एक बॉल का वॉल्यूम V कंसीडर किया और उस पर सभी डायरेक्शन पे स्ट्रेस लग रही है, बाहर से हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं सभी डायरेक्शन से, 3 डायमेंशन से। तो उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होगी सिग्मा, सिग्मा उसके अंदर एक डायरेक्ट स्ट्रेस सभी डायरेक्शन में डेवलप होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इस फोर्स की वजह से, जो बाहर से हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से उसके अंदर जो है वो स्ट्रेस डेवलप हुई है। बाहर से तो प्रेशर लगेगा, अंदर स्ट्रेस डेवलप होगी, तो उसकी वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, बिकॉज कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, वॉल्यूम क्या हो गया, रिड्यूस। तो सपोज डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम, इसके बाद ये छोटी होगी वॉल बाय वॉल्यूम डेल्टा वी। तो बल्क मॉडुलस इज द, तो यहाँ पर एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी पहले टर्म, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू द डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू द बल्क मॉडुलस। ये थे तीनों इलास्टिक कांस्टेंट। अब एक टर्म और आपको यहां पर पढ़नी है, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइजन रेशियो क्या है? जब भी हम किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाते हैं इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इट विल प्रोड्यूस द लेटरल स्ट्रेन आल्सो। जब हम किसी बॉडी पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेन अप्लाई करते हैं, मींस लॉन्गिट्यूडनल बॉडी इलोंगेट हो रही है, देन उसकी जो 90 डिग्री पे डायमेंशंस हैं वो डिक्रीज होगी। तो मींस जब भी हम किसी बॉडी पे स्ट्रेन लगाएंगे, मींस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगाएंगे, तो उसकी 90 डिग्री वाली डायरेक्शन में, मींस लेटरल डायरेक्शन में एक स्ट्रेन डेवलप होगी, उसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। सपोज हमारे पास एक बार है जिसकी लेंथ है L, ब्रेड्थ है B और हाइट है H, ठीक है, और उसको मैंने इलोंगेट किया बाय अप्लाइंग फोर्स P। तो P उस पर हमने फोर्स लगाई जिसकी वजह से उसकी लेंथ होगी L प्लस डेल्टा L। अगर इसकी लेंथ बढ़ रही है देन कोरस्पोंडिंगली इसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज होगी एंड H भी डिक्रीज होगी। तो ये थोड़ी इलोंगेट होने के बाद इसकी जो विड्थ एंड हाइट हैं वो भी क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। तो 90 डिग्री पे जो स्ट्रेन डेवलप हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। तो इसकी लेंथ तो हो गई L प्लस डेल्टा L आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो पॉइजन रेशियो क्या होती है, लेटरल स्ट्रेन डेल्टा B बाय B और डेल्टा H बाय H डिवाइडेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज इन बिटवीन द 0 to 0.5 फॉर द मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 0 to 0.5 रहती है पॉइजन रेशियो की वैल्यू। तो ये थी पॉइजन रेशियो। अब हमने एक रिलेशन लिखेंगे, दो रिलेशन बिटवीन द यंग्स मॉडुलस एंड द शेयर मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो। तो ये रिलेशन का प्रूफ आपके अभी +1 सिलेबस में तो नहीं है, 2C1 प्लस म्यू। दिस इज द relation between the Young's modulus, shear modulus and Poisson ratio, and second one relation is the between the Young's modulus, bulk modulus and the Poisson ratio। ये दूसरा relation है Young's modulus, bulk modulus and Poisson ratio में। तो ये दोनों relation भी आप numericals में use कर सकते हैं। तो next one topic is the stress strain curve। तो अब हम समझेंगे कि मटेरियल पे ये जो फॉर्मूले हैं ये कब अप्लाई होते हैं, कब तक अप्लाई होते हैं। तो जैसे ही हम मटेरियल को किसी को स्ट्रेन करना शुरू करते हैं तो एक कर्व बनती है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अब अभी हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, जिसमें हम इनिशियल एरिया को ही कांस्टेंट मानते हैं। वैसे एक्चुअली क्या होता है, जब हम मटेरियल को डिफॉर्म करेंगे तो उसका एरिया रिड्यूस होगा। एरिया रिडक्शन को हम यहाँ पर अभी क्या मान रहे हैं, निग्लिजिबल मान रहे हैं। तो जो इनिशियली एरिया है उसको हमने कांस्टेंट मान लिया। तो ये एक कर्व ट्रेस होगी। फर्स्टली ये कर्व जो है वो लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड लाइन है। तो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अप टू द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में एक लीनियर रिलेशनशिप रहता है। बट आफ्टर द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट देयर इज ए पॉइंट विच इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। जस्ट आफ्टर दैट, ये इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट है, अगर हम यहाँ तक लोड को रिमूव कर देंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। तो इस पॉइंट तक स्ट्रेस की वैल्यू को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो अगर हमने डीफॉर्मेशन को इस रीजन में रखा तो वो डीफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। बट आफ्टर दैट पॉइंट यहाँ पर दो पॉइंट्स आएंगे, एक अपर यील्डिंग पॉइंट, एक लोअर यील्डिंग पॉइंट। यील्डिंग मीन्स चेंज इन स्ट्रेन विदाउट इंक्रीजिंग स्ट्रेस। चेंज इन स्ट्रेन विदाउट इंक्रीजिंग स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, यील्डिंग बोलते हैं। तो ये चारों पॉइंट्स पे अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होती है। और उसके बाद आती है मटेरियल में अल्टीमेट स्ट्रेंथ। दिस इज द पॉइंट ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड आफ्टर दैट द ब्रेकिंग पॉइंट। ये ब्रेकिंग पॉइंट आता है मटेरियल में। तो आफ्टर द इलास्टिक लिमिट जो सारा एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है प्लास्टिक बिहेवियर को। प्लास्टिक बिहेवियर में अगर हम लोड को रिमूव करते हैं तो बॉडी विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ओनली दिस पोर्शन ऑफ द स्ट्रेन विल बी रिमूव हो जाएगी। ये इतना पोर्शन स्ट्रेन का रिमूव होगा, बाकी जो इसके आगे वाली स्ट्रेन है वो बॉडी में रहेगी। तो परमानेंटली जो बोन्स हैं बॉडी के डिफॉर्म हो जाएंगे आफ्टर दिस पॉइंट ई। तो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब हम ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज
पढ़ेंगे बॉडी की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द टफनेस। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, टफनेस, स्टिफनेस, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। ये 4 पॉइंट्स मैंने लिखे। जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इन पॉइंट्स में ही। तो यहाँ पर टफनेस का क्या मीनिंग है, स्टिफनेस का क्या मीनिंग है, हार्डनेस का क्या मीनिंग है और स्ट्रेंथ का क्या मीनिंग है। टफनेस का क्या मीनिंग है? टफनेस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट इम्पैक्ट लोड। बॉडी की एबिलिटी कितनी है इम्पैक्ट लोड को सहने की। इम्पैक्ट लोड मींस सडनली अप्लाइड लोड को सहने की बॉडी की एबिलिटी कितनी है, उसको बोलते हैं टफनेस। और एनर्जी स्टोर्ड अप टू द ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट तक मटेरियल में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टफनेस बोलते हैं। तो टफनेस क्रैक प्रोपेगेशन को भी, जितनी मटेरियल की टफनेस होगी उतनी ही उसमें क्रैक प्रोपेगेशन जो है वो कम होगी, क्रैक प्रोपेगेट धीरे करेगा। नेक्स्ट इज द स्टिफनेस। स्टिफनेस इज द लोड रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफॉर्मेशन। स्टिफनेस इज द लोड रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफॉर्मेशन। आपने एक रोड है, उसकी लेंथ को 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करना है, तो 2 रोड्स हैं मान लीजिए सेम, और एक की 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करने के लिए आपको फोर्स चाहिए 100 न्यूटन, दूसरी के लिए चाहिए 500 न्यूटन। तो स्टिफनेस किसकी ज़्यादा होगी, जिस पे ज़्यादा लोड चाहिए। स्टिफनेस के उल्ट क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। जिसको डिफॉर्म करना आसान हो वो फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, और जिसको डिफॉर्म करना मुश्किल हो वो कौन सा होता है, स्टिफ मटेरियल होता है। तो स्टिफनेस इज द लोड रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफॉर्मेशन। हार्डनेस एबिलिटी टू रेसिस्ट इंडेंटेशन और पेनिट्रेशन और स्क्रैच। स्क्रैच और इंडेंटेशन और पेनिट्रेशन जिस मटेरियल में इजीली नहीं हो सकती, वियर नहीं होती जिसकी इजीली, वो हार्ड मटेरियल होता है। और स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और इलास्टिक लिमिट पे। जो मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाती है उनको भी हम फेल ही मानते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या होती है मटेरियल की, इलास्टिक लिमिट को और अल्टीमेट स्ट्रेंथ को। जैसे 2 तरह के मटेरियल होते हैं हमारे पास, डक्टाइल और ब्रिटल। डक्टाइल मटेरियल की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसको हम इलास्टिक लिमिट ही मान लेते हैं, बिकॉज इलास्टिक लिमिट के बाद वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं। और जो ब्रिटल मटेरियल है वो तो पहले ही ब्रेक हो जाते हैं, तो उनकी भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को हम क्या मानते हैं, उसकी स्ट्रेंथ मानते हैं। तो ये थे 4 कंफ्यूजिंग पॉइंट्स। तो अब हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी करेंगे। स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, जब हम बॉडी को डिफॉर्म करते हैं तो हम बाहर से वर्क करते हैं, तो बॉडी में क्या आ जाती है, एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी का एक्सप्रेशन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉडी है, उसको मैंने P फोर्स अप्लाई करके इलोंगेट कर दिया बाय डिस्टेंस, x डिस्टेंस इलोंगेट कर दिया इसको। P फोर्स जो है मैंने ग्रेजुअली अप्लाई की है। पहले इसकी लेंथ L थी, तो मैंने इसकी लेंथ को बना दिया L + x। तो वर्क डन इज इक्वल टू दी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, मीन्स धीरे धीरे अप्लाई किया लोड, 0 से P तक गया, तो 1/2 P × x। तो 1/2 P बाय एरिया करूंगा और एरिया इंटू x कर देंगे। x इज द इलोंगेशन, 1/2 P बाय इज द स्ट्रेस, लोड बाय एरिया इज द स्ट्रेस, एंड a, और इसको मैं क्या लिख लूँ, x को चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चेंज इन लेंथ x/L × L। तो x/L चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज द स्ट्रेन, तो दिस इज द वॉल्यूम। तो दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी बॉडी की कब तक होती है, इलास्टिक लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट तक बॉडी अपने अंदर स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिलियंस। रेजिलियंस होती है ये बॉडी की एबिलिटी टू स्टोर स्ट्रेन एनर्जी अप टू दी इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक बॉडी में जितनी भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिलियंस। तो एक होती है टर्म प्रूफ रेजिलियंस, वो प्रूफ रेजिलियंस क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी बॉडी अप टू दी इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट वन इज द, तो ये स्ट्रेन एनर्जी थी। एक और टर्म इस चैप्टर की हम इंपॉर्टेंट करेंगे, फटीग फेलर। फटीग फेलर का क्या मतलब है, फटीग फेलर का मतलब है बॉडी का इलास्टिक लिमिट से पहले ही फेल हो जाना। तो इसका कारण क्या होता है, माइक्रो क्रैक का सरफेस पे जाके ओपन हो जाना। जब मटेरियल को हम रिपीटेडली लोडिंग करते हैं, रिपीटेडली लोडिंग के दौरान उसका जो माइक्रो क्रैक है वो सरफेस पे जाके ओपन हो जाता है, तो बॉडी
इलास्टिक लिमिट से पहले ही फ्रैक्चर हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फटीग फेलर। तो फटीग फेलर होता कब है, जब हम रिपीटेडली लोडिंग करते हैं। तो एक होती है इसके रिलेटेड एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट इज द दैट वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस बिलो विच बॉडी नेवर फेल्स ड्यू टू द रिपीटेड लोडिंग। एंड्योरेंस लिमिट एक्चुअली में वो एक स्ट्रेस की वैल्यू है जिसके नीचे अगर हम स्ट्रेस को बार बार भी अप्लाई करते हैं तो बॉडी का फेलर नहीं होता। बिटवीन द एंड्योरेंस लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट बॉडी में फेल ड्यू टू द रिपीटेड लोडिंग। तो ये था फटीग फेलर। फटीग फेलर का कारण क्या था, माइक्रो क्रैक का ओपन हो जाना सरफेस पे ड्यू टू द रिपीटेड लोडिंग। तो हमने एक ऊपर ये टर्म की थी स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी में एक टर्म आती है रेजिलियंस। रेजिलियंस होती है इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, विद इन द इलास्टिक लिमिट जो बॉडी एनर्जी स्टोर करती है उसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। मैक्सिमम एनर्जी कब स्टोर होगी, जब वो इलास्टिक लिमिट पे पहुंच जाएगी। इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेन एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। और प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो ये तीन टर्म्स थी रिलेटेड टू द स्ट्रेन एनर्जी। फटीग फेलर हमने पढ़ लिया। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली आपको एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं आपको देता हूँ, व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील को हम रबर से ज़्यादा इलास्टिक क्यों बोलते हैं। तो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंट्स द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। तो इलास्टिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो आपके पास एक स्टील की रोड है, एक रबड़ की रोड है। मान लीजिए आपने दोनों पे सेम लोड ही लगाया, ये स्टील की है और ये रबड़ की है, दोनों पे सेम लोड लगाया। स्ट्रेन किस में ज़्यादा आएगी, कौन ज़्यादा खींच जाएगा, तो स्टील कम खींचा जाएगा, स्टील की इलोंगेशन कम होगी, बट रबड़ की इलोंगेशन ज़्यादा होगी सेम लोड पे। तो स्ट्रेन किस में ज़्यादा आई, रबड़ में स्ट्रेन क्या आई, ज़्यादा आई एज़ कम्पेयर टू स्टील। बट इलास्टिक कॉन्स्टेंट जो होता है वो स्ट्रेन के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेस दोनों में सेम अप्लाई की बिकॉज लोड और एरिया दोनों को मैंने सेम ही कंसिडर किया है। तो जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा आई वो कम इलास्टिक, जिसमें स्ट्रेन कम आई वो ज़्यादा इलास्टिक, बिकॉज ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। सो ई ऑफ द स्टील इज ग्रेटर देन ई आर। तो इलास्टिसिटी का सिंपल मीनिंग क्या है कि कोई मटीरियल कितनी फोर्स देता है, रीस्टोरिंग फोर्स टू द डिफॉर्मेशन। इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं, मान लीजिए दोनों में सेम स्ट्रेन है, ये भी 1 सेंटीमीटर खींचा हुआ है, ये रबड़ भी 1 सेंटीमीटर खींची हुई है। रीस्टोरिंग फोर्स वापस ले जाने वाली किस में ज़्यादा होगी, स्टील में। स्टील तेजी से ज़्यादा फोर्स से वापस जाना चाहेगा, बट रबड़ उतनी इलोंगेशन पे इतनी रीस्टोरिंग फोर्स नहीं क्रिएट करेगी। तो रीस्टोरिंग फोर्स रिप्रेजेंट्स द एट द सेम इलोंगेशन रिप्रेजेंट्स द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। तो 2 क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं जो आपको खुद ढूंढने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आई शेप बीम्स आर प्रेफर्ड फॉर बेंडिंग। किसी जगह पे अगर बेंडिंग हो रही है तो वहां पर हम आई शेप बीम्स को क्यों प्रेफर करते हैं। एंड सेकंड वन इज द व्हाई होलो शाफ्ट्स आर स्ट्रोंगर देन द सॉलिड शाफ्ट्स मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, सेम वेट, सेम लेंथ। तो ये दोनों रीजंस आपको ढूंढने हैं। यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, एक होता है सेक्शन मॉडुलस एंड सेकंड वन इज द पोलर मॉडुलस। ये जो सेक्शन मॉडुलस है रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम एंड पोलर मॉडुलस रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द टोर्जन शाफ्ट। तो जो सेक्शन मॉडुलस है वो आई शेप बीम्स का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर बीम्स, तो इसलिए उनको प्रेफर करते हैं। अब आपको ये पढ़ना है कि सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा आपको जानना है कि सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। And for the shaft there is a polar modulus. Polar modulus represents the strength of the shaft against torsion or twisting. तो जो hollow shafts हैं उनका जो होता है अपना पोलर मॉडुलस वो ज़्यादा होता है। ये जो सेक्शन मॉडुलस और पोलर मॉडुलस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये अब हम समझेंगे हायर क्लासेस में, बट आपको थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करनी है। मैंने आपको हिंट पूरा इसका दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।